हाय एवरीवन। आज इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिशेल ओबामा 2 बार फॉर्मर फर्स्ट लेडी रह चुकी है यूएस की, 2009 से 2017 तक। लेकिन ये जो बुक है ये उन्हें एज अ फर्स्ट लेडी से ज़्यादा एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक इंसान के तौर पर वो कैसी हैं ये बताती है। बुक 3 पार्ट्स में लिखी गई है। फर्स्ट इज बिकमिंग मी, सेकंड इज बिकमिंग अस, थर्ड इज बिकमिंग मोर। बिकमिंग मी मिशेल ओबामा की चाइल्डहुड के बारे में है, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके पेरेंट्स कहाँ से थे, किस तरह के इंसान थे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी। और इस पूरे पार्ट में बहुत बहुत सारे लेसन्स हैं अपब्रिंगिंग के, पेरेंटिंग के, स्टूडेंट लाइफ के। मिशेल ओबामा की जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वो कोई साधारण हाउसवाइफ नहीं थी। हमेशा उनमें ये चाहत रहती थी कि जो बच्चे हैं वो लाइफ में अच्छा करें। और एक टाइम पर जब उनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो वो खुद घर से बाहर जाकर नौकरी करती हैं, जिससे कि जो घर के खर्चे हैं वो चल सकें। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर ये होता है कि जब भी ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर माँ के पास जाते थे तो इंडियन पेरेंट्स के जैसे नहीं कि वो बहुत ध्यान से सुने या एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करें। उनकी जो मदर थी वो कोशिश करती थी कि वो कम से कम इंटरफेयर करें और बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ बड़े हों, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें। सिमिलरली एक यहाँ पर लेसन कह सकते हैं उनकी पेरेंटिंग से था कि कभी भी कुछ अगर नेगेटिव होता था तो वो उनके घर में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था। तो ग्रेटिट्यूड लेकर चलना, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना और नेगेटिव चीज़ों पे ना सोचना, गुड पर फोकस करना एक तरह से उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट था। मुझे जो समझ आया पर्सनली, हार्ड वर्किंग तो वो थी ही, लेकिन साथ में बहुत सेल्फ अवेयर थी। कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं कि जब टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या किसी बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो वो घर पर आकर इस चीज़ को मेंशन करती थी मिशेल ओबामा कि हमारे स्कूल में चीज़ें सही तरह से नहीं चल रही हैं और आपको एज अ पेरेंट इंटरफेयर करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरी लगता था उनकी मॉम चुपचाप जाके इंटरफेयर करती थी, जहाँ उन्हें नहीं लगता था वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती थी। इसी तरह हार्ड वर्क करते हुए वो एक लॉयर बनती हैं और वो एक अच्छी फॉर्म में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। और यहाँ से जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है, वो यहाँ बराक ओबामा से मिलती हैं। और हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था बिकॉज इसके पहले जो उनकी लाइफ थी, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आई थी, तो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोफेशन। यहाँ पर आकर ऐसा होता है कि बराक ओबामा भी लॉयर हैं, मिशेल ओबामा भी लॉयर हैं, लेकिन दोनों के जो पर्पस हैं वो अलग हैं। बराक ओबामा हमेशा से कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते थे और इसी बीच में कुछ इंसिडेंसेस होते हैं। मिशेल ओबामा के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी उम्र 55 साल थी करीब उनके फादर की। और इस बीच में उनकी एक फ्रेंड थी जिनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, उनकी एज 26 ईयर्स थी। तो इस पॉइंट पर मिशेल ओबामा को ऐसा लगता है कि लाइफ किसके बारे में है, एक जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है वो भी सोचती हैं और बराक ओबामा के साथ जो उनका फ्यूचर होता है उसको भी सोचती हैं। और यहाँ वो सोचती हैं कि एज अ लॉयर ही सही, लेकिन उनका जो पाथ है करियर का वो कुछ और होना चाहिए। और फिर वो करियर में जो ट्रांजिशन लेती हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, जो पढ़ने में तो अच्छा है ही लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। इसके बाद इसी सेकंड पार्ट में उन्होंने अपने मिसकैरेजेस के बारे में लिखा है, अपनी आईवीएफ की जर्नी के बारे में लिखा है, मदरहुड के बारे में लिखा है। और एक ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, वो किस तरह अपने हस्बैंड को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आगे जाने देती है और ख़ुद एक बैक सीट लेती है, इसका डिस्क्रिप्शन है। इस टाइम पर एक ऐसा होता है कि जब ये मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं या उनका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उस टाइम पर उनके लिए सब कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, बट कोई इन मामलों को डिस्कस नहीं करता। जब वो आगे जाके अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें डिस्कस करती हैं, हेल्प मांगती हैं, तो लोग आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट उनको मिलता है। उस पूरे टाइम जब वो अपना करियर चेंज करती हैं, जब ये सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, जब फाइनली उनकी पहली डॉटर का बर्थ होता है, फिर दूसरी डॉटर का बर्थ होता है और अब वो करियर और बच्चों के बीच में एक बैलेंस बना के चल रही होती हैं,
उस दौरान बराक ओबामा एक बुक लिख चुके होते हैं। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों का ही स्ट्रगल था, क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में आ भी रहे होते हैं या जब मिशेल अपना ट्रांजिशन कर रही होती हैं, तो उस टाइम उनके पास लोन्स होते हैं, उस टाइम उनके पास पढ़ाई का भी लोन होता है और सामने एक लाइबिलिटी होती है कि उनको अपने बच्चों को बड़ा करना होता है। बट इस सबके बीच में उनकी एस्पिरेशंस होती हैं कि वो एक बहुत ऑर्डिनरी लोग थे, बट वो कुछ असाधारण करना चाहते थे अपनी लाइफ में। तो किस तरह वो मैनेज करते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मिशेल परेशान हो जाती हैं ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, और एक तरफ वो देख रही होती हैं कि बराक पूरी तरह अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो उतना टाइम उनको नहीं दे पाते या उतने अवेलेबल नहीं होते जितना उनको ज़रूरत होती है। तो एक पॉइंट आता है जब वो सोचते हैं कि अब उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के लिए। और उसके बाद अगेन वो अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं, वो किसी काउंसलर के पास जाते हैं और उसके बाद जो उनके इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक लेसन भी है कि हमें जो रिलेशनशिप्स भी जो नॉर्मल दिख रही होती हैं वो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा एफर्ट होता है, वो दिया जा रहा होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद इस सब से रिकवर करने के बाद जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टाइम आता है और बराक पूरी तरह से आगे आते हैं कि नहीं अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, उस टाइम पर भी मिशेल के अंदर ये कन्फ्यूज़न चल रहा होता है कि पॉलिटिक्स इस टाइम पर सही है या नहीं, कितने चांसेस हैं कि जीत पाएंगे या नहीं, और क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि अब एक इंसान पूरी तरह पॉलिटिक्स में चला जाए। क्योंकि जैसा बुक में उन्होंने लिखा है कि मिशेल को हमेशा से राजनीति से डर भी लगता था, उनके वही डर थे जो हम सबके होते हैं। और ग्रेजुअली शायद ये डेस्टिनी में था या जैसा भी था, वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और फिर वो लोग वाइट हाउस में जाते हैं। नाउ पॉलिटिक्स में भी जब कोई जाता है तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिलेगा। और इवन जो इलेक्शन था वो बराक ओबामा लड़ रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है मिशेल ओबामा को। उनको बाकायदा जो उनका पीआर डिपार्टमेंट होता है वो उनको बताता है कि जब रैलीज़ होती हैं तो आपको इस तरह चलना है, आपको ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। और इन चीज़ों से वो एक टाइम पर काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि वो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है ना कि पॉलिटिक्स में आना हम में से एक ने चूज़ किया था और एक ने नहीं। जिसने नहीं चूज़ किया था वो मिशेल ओबामा थी। और इस टाइम पर उनके लिए सफरिंग वर्ड तो उन्होंने खैर यूज़ नहीं किया है, बट चैलेंजिंग था ये सब। एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी लर्निंग भी थी। जब वाइट हाउस पहुंचते हैं तो वो सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जिनके बारे में वो बात करते आए थे, जिनके बारे में वो हमेशा से सोचते आए थे। और एक चैलेंज ये भी होता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको किस तरह रेस किया जाए कि उन्हें एक ऑर्डिनरी लाइफ मिले जो दोनों ओबामास को मिली थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी लोग किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स को अकॉम्प्लिश करते हैं, अगर आप फेमिनिज्म के बारे में, रेसिज्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ प्रैक्टिकल सा पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको भी ओबामास पसंद है, अगर आपको भी इस तरह की किताबें पसंद हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर रीड करना चाहिए, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।